नमल। डॉक्टर कासिम ने अपनी कुर्सी से उठकर खुशदिली से उसका इस्तकबाल किया। जीन्स पे भूरा स्वेटर पहने, चेहरे पे संजीदा और बर्फ तासुरात सजाए वो सुनहरी गहरी आंखों को डॉक्टर कासिम पे नजरें जमाए सामने कुर्सी पे बैठा और टांग पे टांग जमा ली, फाइल अपने सामने रख ली। मुझे खुशी है कि आपसे बिलाकर मुलाकात हो रही है। बहुत सुना था आपके बारे में, वो खुशदिली से बोले थे। उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करनी चाहिए, मगर उसने इनकार कर दिया। जो भी बुरी बातें सुनी हैं आपने, वो सब दुरुस्त है। वो सर को खम देकर बोला था। नहीं, अच्छी भी सुनी है। खैर, वो जल्द मुद्दे पे आ गए। जुमर अपने बारे में बहुत लापरवाही बरतती है। उन्हें बहुत पहले ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए था। खैर, वो कह रही थी कि आपके पास कोई डोनर की रिपोर्ट्स हैं। कहाँ से करवाए हैं टेस्ट? ऐनक लगाते हुए उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फाउजियस ने कागजात उनकी तरफ नहीं बढ़ाए। मैं अपने तजर्बात खुद किया करता हूँ। क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? उठते हुए वो ताज्जुब से बोला और खिड़की खोल दी। फिर वापस आकर बैठा। डॉक्टर कासिम ने कदरे हैरत से उसे देखा, फिर सर झटक कर ऐनक उतार के रखी। तो कौन है ये डोनर? कोई डोनर नहीं है। मैंने जुमर से झूठ बोला था कि मेरे पास डोनर है। कमरे में एक शशदर सा सन्नाटा छा गया। फिर वो उसी बेमहरी से बोला, मैं नहीं चाहता कि वो सर्जरी करवाएं। आप डॉक्टर कासिम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। डॉक्टर कासिम के चेहरे पे बेपनाह शौक सा उभरा। गाजी साहब, उनकी जान को खतरा है। उन्होंने सर्जरी ना करवाई तो वो जान से जाएंगे। उनको बेहद अफसोस हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराया। आपकी शर्ट बहुत नफीस है। डॉक्टर कासिम ने उसको यूं देखा गोया उसका दिमाग जल गया हो। फिर गर्दन झुकाकर अपनी शर्ट को देखा तो लहजे भर को वो बर्फ का मुजस्मा बन गई। उनकी शर्ट पे ऐन दिल के मुकाम पे सुर्ख नुक्ता था, रोशनी का नुक्ता, सुर्ख लेज़र जो खिड़की से होता हुआ उसके दिल पे निशाना लिए हुए था। अपने दुश्मनों को जेल नहीं भेजना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि जेल जाने के बाद वो ख़तरनाक लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, जैसा मेरा ये दोस्त जो बराबर की इमारत में स्नाइपर गन लिए बैठा है और उसकी गन का निशाना ऐन आपके ऊपर है। ना 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 ना, फ़ोन की तरफ हाथ मत बढ़ाना, वरना वो गोली चला देगा। डॉक्टर कासिम ने गर्दन उठाकर बेयकीनी से उसको देखा। वो टेक लगाकर बैठा, पुरसुकून सा बोले जा रहा था, साथ ही मुंह में कुछ चबा भी रहा था। इस फ्रेम को देखें। उसके इशारे पे डॉक्टर कासिम ने नज़र उठाकर दीवार पे लगे फ्रेम को देखा, जिसमें उनका कोई सर्टिफिकेट आवेजा था। एक सुर्ख लेज़र स्पॉट वहाँ भी नज़र आ रहा था। अगले ही लम्हे बिना आवाज़ के एक गोली फिजा को चीरती हुई आई और उसी नुक्ते की जगह पे आप बेबस हुई। फ्रेम का शीशा चिकनाचूर हो गया। डॉक्टर कासिम का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। ये क्या मजाक है फारिस गाजी? ओह सॉरी, ये रिहर्सल थी। अगर तुम हिले तो वो अगली गोली तुम्हारे ऊपर चलाएगा, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी ताकि अगर वो तुम्हें मारे तो कम से कम ये मासूम शीशा ना टूटे। खैर, हम जुमर की बात कर रहे थे। ज़रा मुस्कुराकर उनके चेहरे पे अपनी पुरतपिश नज़रें जमाए वो चबा चबा कर कहने लगा, कितने पैसे दिए गद्दार्स ने मेरी बीवी को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो मरने वाली है, उसका गुर्दा ज़ाया हो चुका है, वगैरह वगैरह। देखो, मुझे नहीं पता तुम किस डॉक्टर के पास गए हो, मगर वो मोहतात अंदाज में बोलने लगे थे। मगर वो एकदम आगे को झुका और ज़ोर से हाथ मारकर मेज़ की सारी चीज़ें परे धकेल दी। सब कुछ ज़मीन बोस हो गया। इंसान एक शख्स पे कभी शक नहीं करता और वो होता है उसका डॉक्टर। मेज़ पे दोनों हाथ रखे झुककर गुस्से से कुर्राया था। तुमने इतने माँ मेरी बीवी को टॉर्चर किया, उसको पल पल मारते रहे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बेटे की पूरी फैमिली को उन्होंने बाहर सेटल करा दिया। तुम्हारी बेटी का पार्ट 2 एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐन मेरी गिरफ्तारी से कुछ रोज़ पहले तुम उसको अचानक से बुलाकर अचानक से चंद टेस्ट करवा के कहोगे कि उसका किडनी फेल हो चुका है, और फिर मेरे केस के दौरान वो मुझसे कहेगी कि उसे मेरे केस और अपने डोनर के दरमियान किसी का चुनाव करना है, और मैं इतना गधा हूँ जो ये नहीं समझूंगा कि ये सारा ड्रामा तुम लोग मुझे जेल में रखने के लिए रचा रहे हो ताकि वो मेरा केस ना लड़ सके। साथ ही ज़ोर से मेज़ पे हाथ मारा। डॉक्टर कासिम ने दोनों हाथ उठा दिए। उनके माथे पे पसीने की बूंदें थीं और वो बार बार इस तरह से सर झटकते थे। 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे समझने में कि उसके डॉक्टर का कारदार से लिंक है और वो उसको ख़रीद चुके हैं। आखिर 4 साल से वही उसके मेडिकल बिल्स पे करते आए हैं। उनकी कंपनी का तो बिलवास्ता रब्ता रहता
होगा आपके साथ। वापस कुर्सी पर बैठा, टेक लगाई, टांग पे टांग जमाई और फिर उसी बरहम अंदाज में बोला, मेरे दोस्त की गन तुम्हारे ऊपर तनी है, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, कारदार ने क्या करने के लिए कहा था तुमसे? डॉक्टर कासम ने चंद गहरे सांस लिए। रोशनी का सुर्ख धब्बा अभी तक शर्ट पे पड़ा हुआ था। बदिक्कत वो कहने लगी, मिसेस कारदार ने कहा था कि मैं उसकी दवा बदल दूं, किसी तरह उसका ऑर्गन ज़ाया हो जाए और उसको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी। इस सब में लगकर वो तुम्हारे केस को वक्त नहीं दे पाएगी और वो अपनी मर्ज़ी के वकील को तुम्हारे साथ जोड़ देंगे। मगर देखो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया, वो दुरुस्ती से उसे घूरते हुए बोला। हालांकि दूसरे डॉक्टर्स ने भी उसे यही कहा कि गुर्दा ज़ाया हो गया है, मगर चूंकि वो जिन पे एतबार करती है उन पे मुकम्मल एतबार करती है, सो यकीनन वो सिर्फ उन्हीं डॉक्टर के पास गई होगी जिनके पास तुमने उसे भेजा होगा। तुम्हें कैसे पता उसका गुर्दा ज़ाया नहीं हुआ? क्योंकि जिस डोनर को मैं जानता हूँ उसका ऑर्गन कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। उसे जुमर बहुत अजीज थी, उसकी कुर्बानी ऐसे ज़ाया नहीं हो सकती। डॉक्टर कासिम ने गहरी सांस लेकर अस्पात में सर को खाम दिया। सादी यूसुफ, ऑफ कोर्स उसका गुर्दा ठीक है, वो परफेक्ट मैच था, वो चंद साल और चल जाएगा अच्छे से। और यकीनन तुमने जुमर की दवा भी बदली है क्योंकि वो ज़र्द और बीमार लगने लगी है। मुझे चंद फेक सिम्टम्स डालने थे ताकि उसे महसूस हो कि वो बीमार हैं। देखो, मुझे अपनी पेशेंट बहुत अजीज़ है, मैंने बहुत वक्तों से मिसेस कारदार को टाले रखा है। जाहिर है तुम ऐसा ना करते तो तुम्हें तुम्हारे 2 करोड़ रुपए कैसे मिलते? तुम्हें अपनी नज़र में अच्छा भी तो बनना था, इसलिए तुमने जुमर को नुकसान नहीं पहुंचाया। आई एम सॉरी, प्लीज़ इस गन को मेरे ऊपर से हटाओ। मैं जुमर से माफ़ी मांग लूँगा, मैं उसे सब सच बता दूँगा। फारिस ने खिड़की की तरफ इशारा करके हाथ से इशारा किया। अगले ही लम्हे सुर्ख लेज़र लाइट डॉक्टर कासिम की शर्ट से गायब हो गई। उन्होंने सुकून का सांस लिया। टिश्यू निकालकर माथे पे आया पसीना पोंछा। तुम जुमर को कुछ नहीं बताओगे, अभी कुछ अरसा नहीं, सिर्फ इतना कहोगे कि तुम कोई नई दवा इस्तेमाल करना चाहते हो जिससे शायद उसका तकरीबन न करता गुर्दा काम करने लगे। कोई भी वजह घड़ लेना, तुम इन कामों में माहिर हो। डॉक्टर कासिम को हैरत का झटका लगा। मुझे उसे बताना है, अब मैं उससे मज़ीद नहीं छुपा सकता। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने हमेशा जुमर को नुकसान से बचाया है। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसमें अभी ज़रा वक्त है, तब तक जुमर को नहीं मालूम होना चाहिए। फारिस गाजी, तुम मुझे कत्ल करने वाले, भले तुम मुझे अपने स्नाइपर से कितना ही डरा लो, वो भी तनदेही से कहते आगे को झुका, तुम मुझे अब अपने इशारों पे नहीं चला सकते। लेज़र लाइट हट चुकी थी और उनका खोया एतमाद बहाल हो रहा था। फारिस ने अपने मखसूस अंदाज में सर को खम दिया और फाइल खोली। एक कागज़ निकालकर उसके सामने रखा। मुझे तुम्हें इशारों पे चलाने के लिए स्नाइपर गन की ज़रूरत है भी नहीं। ये देखो, ये पिछले माह का रिकॉर्ड है। तुमने एक अफ़गान नौजवान का इलाज किया था जिसका नाम अबू फरीद हसन था। डॉक्टर कासिम ने ऐनक लगाते हुए अचंभे से उस लिस्ट को देखा। हाँ, मैंने किया था। वो रूटीन चेकअप के लिए आया था और ये तुम्हारी चंद तस्वीरें हैं उस मरीज़ के साथ। उसने एक प्रिंट आउट निकालकर डॉक्टर के सामने रखे। वो इनमें से इस मरीज़ का मुआयना करते नजर आ रहे थे। मरीज़ का नीम रुख दिखाई देता था, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी और चेहरा ज़रा जला हुआ, हाथ पे भी जलने का निशान था। हाँ, तो ये अफ़गान बाशिंदा अब तक तोरखम का बॉर्डर क्रॉस करके वापस जा चुका है और इसका नाम अबू फरीद नहीं है, ये एक अदाकार है। मैंने उसको ये हुलिया अपनाने के लिए कहा था ताकि ये साइड पोज से ली गई तस्वीर में अबू फरीद की तरह लगे। ये है असली फरीद। उसने एक और तस्वीर निकालकर डॉक्टर के सामने डाली और एक ज़रा जले हुए चेहरे वाले नौजवान की थी। तो फिर ये कि डॉक्टर कासिम के अबू फरीद हसन एक अफगानी बाशिंदा है और यूनिवर्सिटी हमले में हुकूमत को मतलूब है, दहशतगर्द है वो तुम्हारे पास कभी नहीं आया। लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिकॉर्ड की ये लिस्ट देखे, फहरिस्त लहराई और ये तस्वीर देखे, तो फ़ोटो सामने किया, तो उसे लगेगा कि तुमने एक अफ़गान अक्सरियत पसंद का इलाज किया है। एक मिनट, मैंने किसी दहशतगर्द का इलाज नहीं किया। डॉक्टर कासिम का सर घूमने लगा। तुम ये साबित नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं एपिक्स कंपनी के किसी रुकन या किसी जर्नैल को ये तस्वीर और ये रिकॉर्ड भेज दूँ तो तुम दहशतगर्दों के सहूलत कार साबित हो जाओगे। वो
घंटे के अंदर तुम्हें घर से उठा लेंगे और फौजी अदालत में मुकदमा चलाकर 3 माह में फांसी चढ़ा देंगे। तुम साबिक सदर के BFF बेहतरीन दोस्त तो हो नहीं कि तुम्हें कोई रियायत मिले। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? तुम समर को हकीकत बताना चाहते हो? डॉक्टर कासिम ने बेइख्तियार सर को कुर्सी की पुष्ट पे गिरा दिया और बस बेबसी से उसको देखे गए। फारिस गाजी की सर्द नज़रें अब भी उन पे ही जमी थी। घड़ी की सुई टिक टिक करती गई। ना कारतार्स को बताऊंगा ना समर को, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन करो, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मैंने समर को नुकसान नहीं पहुँचाया कभी, तो मैं गलत नहीं कह रहा फारिस गाजी। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। उसकी आंखों में झांक कर वो कह रहे थे। शायद फारिस आहिस्ता से सीधा होकर बैठा, बहुत आहिस्ता से। एकदम से आसमान पे कोई तारा टूटा था, या शायद वो चांद था। बहुत से चक्कर उल्टे हुए थे, मदार बदले थे। जब वो कार में आकर बैठा तो इग्निशन में चाबी घुमाने में उसे काफ़ी देर लगी। उसके हाथ के ऊपर स्वेटर की आस्तीन पे ताज़ा खून के चंद धब्बे लगे थे। लम्हे भर के लिए उसने सोचा कि सुमर को बता दे, मगर नहीं, उसे अपना नहीं सोचना था, अभी नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने खुद को ठंडा करना चाहा, फिर कार चला दी। सड़क पे निगाहें मरकूज़ किए, हर शय को जहन से झटका और अपने प्राइवेट नंबर से आबदार को कॉल मिलाते हुए कार साइड पे रोकी। एक दिन में दूसरी दफ़ा फारिस गाजी की कॉल। माना कि मैं बहुत अच्छी हूँ और क्यूट भी, मगर आपके पास प्राइवेट जेट है ना? वो चौंकी थी। हमारे पास 2 प्राइवेट जेट्स हैं। मगर क्यों? गुड, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है और आपके पास प्राइवेट जेट। एक सवाल पूछूं आपसे? वो ज़रा ठहर कर बोला। आप मेरे साथ कोलंबो चलेंगी? और आबदार उबैद का सारा वजूद लम्हे भर में बर्फ़ का हुआ और लम्हे में पिघल गया। ज़िंदगी से इतना खूबसूरत सरप्राइज़ देगी उसने सोचा भी ना था। चंद सातों के लिए हम माहे कामिल की रात में वापस जाते हैं। कर्नल खावर को बेहोश करके उसके पैसे, असला और पासपोर्ट चुराकर साथी यूसुफ तेज़ तेज़ सड़क किनारे चलता जा रहा था। बार बार एहतियात से पीछे मुड़कर देखता। सोते जगते शहर में कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जे ना था। ज़रा दूर जाकर उसने एक टिक टिक रिक्शा रोका और उसमें सवार हो गया। बिलर्स लैन, उसने फ़ौरन उसे बताया। कोई आधे घंटे बाद वो उसे पाकिस्तानी सफारत खाने से चंद फरलांग दूर उतार गया। वो टुक टुक से उतरा और काफ़ी दूर नज़र आती सफारत खाने की इमारत को देखा। सफ़ेद ऊंचे महल जैसी इमारत जिसके सामने सरसब्ज लॉन बना था, और वो इस अजनबी मुल्क में पाकिस्तान की सरजमीन का वाहिद टुकड़ा था जिस पे लंकन कानून नहीं चल सकते थे। वो एक दफ़ा उसमें दाखिल हो जाए तो लंकन पुलिस उसे छू भी नहीं सकती थी। स्ट्रीट में लोग, ट्रैफिक, रोशनियाँ सब जाग रहे थे। सादी की निगाहें इमारत से हटकर सड़क पे फिसली। कोने में दरख्त के साथ एक स्याह वैन पार्क थी। परले कोने में एक आदमी खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा था। वो हाशिम का आदमी था क्या? वो सफारत खाने जाएगा, सबको अंदाज़ा था। उसकी ताक में बैठे होंगे वो लोग। वो एक एक चेहरे को देखता, हर शख्स मशकूक था, डरा रहा था। इस सफारत खाने में भी लंका ढाने के बहुत से देसी भेदी होंगे। साथी वापस रिक्शे में बैठा और उसे चलने को कहा। बैग सीने से लगाए। अब वो सिमट कर बैठा था, मुहतात, कतरे डरा हुआ। अब वो क्या करेगा? कुछ इल्म नहीं था। खावर को गिराना तो प्लान किया था, मगर उससे आगे नहीं।